हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का कंपटीशन टारगेट ऐप पर। और हम तीसरे क्लास में अभी बात कर रहे हैं। यह क्लास आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं और आज इस तीसरे क्लास में हम बात करने वाले हैं ओम्स के नियम। इसके पहले जो क्लास में है ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं क्लास 1 और 2 में कि प्रतिरोधकता, जिसमें हम पहले बात किए थे विद्युत डीसी विद्युत परिपथ। डीसी विद्युत परिपथ के क्या क्या होते हैं, उसमें होने के क्या घटक हैं। इसके बाद चर्चा किए थे उससे होकर के प्रवाहित होने वाली धारा। इसके बाद हम चर्चा किए थे कि उनको प्रभावित करने वाले घटक जो होते हैं प्रतिरोध, और प्रतिरोध के प्रकार, प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रतिरोध के गुण। प्रतिरोध के गुण, तो प्रतिरोध के गुण के संबंध में ओम साहब ने क्या कहा था। तो ओम साहब ने जो कुछ एक स्टेटमेंट दिया था अपने ऑब्जर्वेशन और अनुभव के आधार पर, उन्होंने कई सारे प्रैक्टिकल किए सीरीज में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक निरंतर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। और प्रयोग करने के बाद जो उन्हें एक महसूस हुआ प्रतिरोध का गुण, उसको उन्होंने कुछ खास शब्दों में पिरो दिया और वह शब्दों का जो समूह है वह ओम्स के नियम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आखिर ओम्स का नियम क्या है। सबसे पहली बात, ओम का नियम क्या है। देखिए दोस्तों, ओम का नियम जो है, ओम के नियम में हम लोग 3 चीज पर डिस्कस करते हैं। ओम का नियम वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच में संबंध है, के बीच संबंध को दर्शाता है। ओम्स के जो नियम है वो क्या करते हैं, वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब हो गया विभवांतर, दूसरा हो गया धारा और तीसरा हो गया प्रतिरोध। तो दोस्तों ओम्स का नियम जो है, ओम साहब ने अपने नियंत्रण कई सारे प्रयोग के बाद विभवांतर, धारा और प्रतिरोध के बीच एक संबंध को दर्शाया था, एक रिलेशन को स्पष्ट किया था। और यही रिलेशन जो है ओम्स के नियम के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम बात करते हैं ओम्स का स्टेटमेंट, मींस ओम्स की कथन। ओम का कथन, ओम साहब ने क्या कहा था। देखिए दोस्तों, ओम का जो कथन है, ओम साहब ने सबसे पहली बात कही थी कि यदि किसी धारावाही चालक का, यदि किसी धारावाही चालक की लंबाई बढ़ा दिया जाए, जब वोल्टेज सेम, यदि किसी धारावाही चालक की लंबाई, यदि किसी धारावाही चालक की लंबाई, चालक की लंबाई निश्चित विभवांतर पर, निश्चित विभवांतर पर बढ़ा दिया जाए, तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ जाता है। दोस्तों उनका पहला स्टेटमेंट था कि यदि कोई धारावाही चालक है, एक तार आपके पास है और उस तार का जो है
सेम वोल्टेज पर अगर हम 12 वोल्ट के बैटरी से आप इसको प्रैक्टिकली कैसे महसूस करेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक 12 वोल्ट का बैटरी लेंगे, चाहे एक नॉर्मल आप एक बैटरी ले लीजिए, पेंसिल बैटरी, उससे ना आप एक टॉर्च का बॉल जलाइए, छोटा सा तार जोड़ करके वो बॉल जलेगा, उसी को आप एक बड़ा तार जोड़िए और फिर उसके साथ जलाइए, तो वो बॉल नहीं जलेगा या जलेगा भी तो न के बराबर जलेगा। दोस्तों बचपन की एक घटना है कि हम लोग जब छोटे थे तो गांव में बैटरी पर चलने वाले टीवी हुआ करते थे, और जब बैटरी पर मैंने एक इंसिडेंट देखा था कि बाहर ठंडे के महीने में एक ट्रैक्टर लगी हुई थी और ट्रैक्टर के हुड के ऊपर, जो ट्रैक्टर का अगला पोर्शन होता है, उसके ऊपर कुछ लोग रख करके और टीवी देख रहे थे। मैंने उन्हें सलाह दिया कि भैया ठंडे में सब लोग बैठकर टीवी देख रहे हो, ऐसा तो हो सकता है कि घर के अंदर टीवी लेकर चले जाओ। फिर ये सवाल उठती है कि घर के अंदर टीवी तो चला जाएगा, लेकिन उसके साथ ट्रैक्टर कैसे जाएगा? तो कुछ लोगों ने उसका उपाय ढूंढा और उन लोगों ने एक लंबे तार का व्यवस्था किया और फिर ट्रैक्टर के बैटरी से तार को जोड़ करके घर के अंदर ले गए और फिर वहां उन्होंने टीवी को जोड़ दिया। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि वहां टीवी नहीं चल रहा था। टीवी के जो पिक्चर ट्यूब होते थे केवल जलते थे, पूरा टीवी नहीं जल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कि बैटरी खत्म हो गई हो। लेकिन जब उसी टीवी को फिर ट्रैक्टर के पास लाकर जोड़ा जाता था तो वो आसानी से चलती थी। तब तो मैं बच्चा था, समझ में नहीं आई थी बात, लेकिन आज वो ओम्स के लॉ को जानने के बाद समझ में आती है कि जब उनके ट्रैक्टर से घर की जो दूरी थी वो काफी लंबी थी और उसमें लंबा तार जुड़ता था, तो जैसे ही तार की लंबाई बढ़ जाती थी, यहाँ चालक की लंबाई बढ़ जाती थी। अगर ठीक है ना दोस्तों, क्या यदि किसी धारा के चालक की लंबाई निश्चित विभवांतर पर अगर बढ़ा दिया जाए, जब बढ़ जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जब रुकावट बढ़ जाएगी, तो धारा का प्रवाह अपने आप कम हो जाएगा। तो ये बात ओम साहब ने कहा था। चलिए इसको हम दिखाते कैसे हैं, तो इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो रेसिस्टेंस प्रतिरोध के लिए सिंबल होता है R समानुपाती L। मतलब प्रतिरोध जो है वो तार के लंबाई पर निर्भर करता है कि तार का लंबाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तार का लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। यह तब संभव है जब वोल्टेज कांस्टेंट हो, मतलब इसका मान घटे बढ़े नहीं। ठीक है दोस्तों, अब ओम साहब के दूसरा कथन क्या था? ओम साहब ने दूसरा कथन कहा था कि यदि तार की लंबाई फिक्स कर दी जाए, वोल्टेज फिक्स कर दिया जाए, तार का जो है यदि चालक की लंबाई निश्चित हो, मतलब फिक्स्ड हो, साथ ही उसका विभवांतर जो है वो भी निश्चित है, विभवांतर निश्चित हो, ठीक है दोस्तों, विभवांतर भी निश्चित हो। और तीसरी चीज, उस समय जो है कि अगर उसकी मोटाई बढ़ाई जाए, अगर मोटाई को बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध घटता है, तो प्रतिरोध घटता।
दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि यदि तार की लंबाई निश्चित हो, तार हम जितना लेंगे उतना ही लंबा हो, फिक्स हो, उसके साथ विभवांतर मतलब उसको 10 या 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़े वो भी फिक्स हो, और तार की मोटाई बढ़ा दी जाए, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्थात उसको अगर मैथ की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा अर्थात आर जो होता है वो वित्त क्रमानुपाती होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 करते हैं। अब दोस्तों दोनों इक्वेशन को जब एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा, देखिए अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा कि R समानुपाती L/A, मतलब हो जाएगा कि प्रतिरोध जो है समानुपाती होता है लंबाई के और विड्थ क्रमानुपाती होता है उसके मोटाई के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मीन्स दोस्तों ये जो पार्ट है ये इसकी क्या है, मोटाई है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको जो है, ये तो प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाने के लिए मैथ में एक कांस्टेंट टर्म यूज किया गया जिसको रो कहा जाता है, जिसको हम लोग रो पढ़ते हैं। इंग्लिश में कहेंगे रहो, लेकिन पढ़ेंगे रो। तो यह जो होता है रो, ये रो क्या होता है, और इस तरह से एक फॉर्मूला मिल गया और यह फॉर्मूला कहलाया ओम्स का नियम। और इस तरह से कहेंगे कि जो रो होता है इसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है कि 1 मीटर तार के लंबाई का जो प्रतिरोध मान होता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यह सभी मटेरियल का अलग अलग होता है, सिलिकॉन का अलग होता है, तांबा का अलग होता है, ये कहेंगे कॉपर का अलग होता है, एल्युमिनियम का अलग होता है। हर धातु का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है कि जब हम इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, इस पर जब हम हिसाब बनाते हैं तो धातु के अनुसार इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान लेते हैं। दोस्तों अभी आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर है, अभी आपके स्क्रीन पर एक टेबल है जिसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोधकता के टेबल के नाम से जानते हैं। आप देखिए इसमें सीरियल वाइज में सभी लिखे हुए हैं कि किस किस मेटल का कितना विशिष्ट प्रतिरोधकता होता है। अब दोस्तों हम लोग अगले क्लास में जो है विशिष्ट प्रतिरोधकता को आप नोट कर लीजिए। अगले क्लास में जो है इस विशिष्ट प्रतिरोधकता के बेस पर हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इसमें क्या क्या है सो एक बार नोट कर लीजिए कि जहां रो हो गया विशिष्ट प्रतिरोधकता, आर हो गया प्रतिरोध, एल हो गया तार की लंबाई, तार की लंबाई, और ए हो गया तार का कटाक्ष क्षेत्र, तार का कटाक्ष क्षेत्र। मतलब दोस्तों ये वाला भाग इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मान सबके लिए अलग अलग होता है। अभी आपके स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, कैरियर।